हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में आपका डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 24 अगस्त 2024 का। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू असेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट थ्रू ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। तो कल के सेशन में हमने देखा था कौन सा स्टेट था। द आंसर इज बी, उत्तराखंड। ऑलराइट, और ये जो इंडेक्स है ये क्या डिसाइड करेगा? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या जो स्ट्रेस है एनवायरमेंट के ऊपर, उसको ये पूरा डिटरमाइन करेगा। कौन से 4 पिलर पे बेस्ड है? ये आपका एयर, वाटर, सॉइल एंड ट्रीज। इन 4 पिलर्स पे ये बेस्ड है। इस बेसिस पे पूरा इंडेक्स आपका एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट को बताएगा। ऑलराइट, चलिए आज के डे का सिग्निफिकेंस देखते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था केसरी तंगुत्री प्रकाशम पंतुलू, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये 23 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनुपर्थी, जो कि ओंगोले तालुक में है। और किस स्टेट में? ये है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ही इज द पर्सन, है ना। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर एडवोकेट थे इन मद्रास हाई कोर्ट 1907 से लेके 1920 के टाइम में। ठीक है, इन्होंने लंदन से अपना जुडिशरी का कोर्स कवर किया था। राइट, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था और अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। क्लियर? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था स्टार्ट? आपका 1920 में। ठीक है, और इन्होंने प्रोसेशन किया था अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928, जिसकी वजह से इनको एक उपाधि दी गई थी आंध्रा केसरी का। क्लियर? तो इनको आंध्रा केसरी भी बोला जाता है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्विट इंडिया मूवमेंट किस साल में स्टार्ट किया था? ठीक है, पहले भी मैंने आपसे पूछा है कई बार। देन आफ्टर दैट, इंडिपेंडेंस के बाद ये आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे इन 1953। ऑलराइट, और ये पास अवे कब हुए थे? इन 1957 इन हैदराबाद। तो ये कुछ की फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, और ये कुछ चीजें याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन ऑफ सी प्लेन्स इन कंट्री। अगर आप लोग कार्टून्स देखते थे, आपने कभी देखा होगा एक कार्टून आता था डिज्नी आर पे, टेल स्पिन के नाम पे। ठीक है, टेल स्पिन के नाम से आता था। उसमें एक प्लेन था जो कि पानी के ऊपर चलता था, है ना। वहां पे लैंड भी करता था, टेक ऑफ भी करता था। उसे हम सी प्लेन बोलते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है आपके राम मोहन नायडू, इन्होंने गाइडलाइंस लॉन्च की हैं फॉर सी प्लेन ऑपरेशन अंडर आरसीएस उड़ान। आरसीएस उड़ान क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस। ठीक है, जो कि है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली नॉर्मल या कॉमन आदमी को भी एरोप्लेन की सुविधा मिले, उसके लिए उड़ान स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी मैं स्कीम के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो गाइडलाइंस हैं सी प्लेन की, ये प्रायोरिटाइज करती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सी प्लेन ऑपरेशंस। ठीक है, और इन्होंने इसमें क्लियरली आउटलाइन किया है हर स्टेक होल्डर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस गाइडलाइंस में सारी चीजें मेंशन्ड है। राइट, अब देखिए सी प्लेन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो इंडिया का कोस्ट लाइन है, अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ये 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और सी प्लेन ऑपरेशन। ठीक है, और इंडिया में बहुत ज्यादा आपके रिवर्स है। इंडिया की जो कंट्री वो ब्लेस्ड है। तो अगेन ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं उड़ान के बारे में। उड़ान का जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। आरसीएस क्या होता है? आरसीएस यहाँ जो मेंशन है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ऑलराइट, ये 2017 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसके मिनिस्टर कौन है आपके? राम मोहन नायडू जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसे कुछ जगह हैं जहां पे एयरपोर्ट्स नहीं है ना, और जहां पे बस एयर स्ट्रिप्स हैं, तो उनको एरोप्लेन के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इसमें कुछ इंसेंटिव्स भी रहते हैं। इसमें जो एयर फेयर रहता है, अगर वो जो डिस्टेंस है ना,
या जो प्लेन का टाइमिंग है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अगर वो 1 घंटे से नीचे है तो उसकी टिकट्स काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। जैसे अगर आप कब देखना दिल्ली टू लखनऊ की फ्लाइट देखिएगा, है ना? हाफ एन आवर की है और बहुत मतलब 2000 रुपए तक की ये इसकी टिकट आ जाती है, राइट? तो ये आपकी न्यूज़ थी, सी प्लेन्स की ऑपरेशनल गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है। करंट और स्टैटिक को लेके आपको रिलेट करते हुए चलना है। ये स्कीम भी हम बार-बार पढ़ते हैं, है ना? कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसी पे बेस्ड ये न्यूज़ रहती है, तो स्कीम को ज़रूर कवर करिएगा, उसका स्टार्टिंग डेट, कौन सी मिनिस्ट्री है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट है आपकी 77th प्रधानमंत्री गति शक्ति मीटिंग इवैल्यूएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस रेलवेज, रोड्स, एविएशन एंड पोर्ट्स। यहाँ पे अगेन एक स्कीम आ जाती है, प्रधानमंत्री गति शक्ति। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये मीटिंग आपकी हुई थी, 77th मीटिंग थी आपकी अंडर द प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव, और जो कि न्यू दिल्ली में कन्वीन हुई थी। इस मीटिंग का फोकस था अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बेसिकली 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका इवेल्युएशन की भाई उसका कितना प्रोग्रेस हो गया, ये सारी चीजें इवेल्युएट की गई हैं। और क्या वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो कि आउटलाइन की गई थी प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, उससे ये प्रोजेक्ट्स अलाइन होके चल रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर ही पूरा इवेल्युएशन था। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज। ठीक है, इस वजह से बोला गया था रेलवेज, रोड्स, एविएशन एंड पोर्ट्स, ये चारों मिनिस्ट्री इसमें शामिल थी। ऑलराइट, अब देखते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान के बारे में। ये आपका आ जाता है करंट और स्टैटिक लिंकेज, है ना। ये स्कीम्स आपकी पुरानी है, चलते आ रही है ना, और ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान लॉन्च किया गया था 2021 में। इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होती है? रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, है ना, इसे बोलते हैं मल्टी मोड। और इससे क्या हो, रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो पैसेंजर्स का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो कार्गो, है ना। तो ये प्लान था। इट विल इनकॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज जैसे हमने देखी, रेलवेज आपकी, पोर्ट होगी, रोडवेज होगी, वाटरवेज की होगी, है ना। तो इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड की इनिशिएटिव है भारतमाला, जो कि रोड पे फोकस है, रोड की कनेक्टिविटी बना रही है। सागरमाला जो कि पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बना रही है ना। आप देख भी रहे होंगे, एक न्यूज में हम आगे कवर करेंगे जिसमें मेजर सी पोर्ट्स की बात की गई है। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, ड्राई लैंड पोर्ट्स एंड उड़ान स्कीम। देखिए जो उड़ान स्कीम अभी हमने कवर किया, ये गति शक्ति प्लान के तहत ही इसका इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस प्रोग्राम के तहत 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया गया है 2024 के लिए, और इसके लिए बजटरी एलोकेशन दिया गया है 75,000 करोड़। ये डेटा आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, और ये देखिए जो 6 प्रोजेक्ट जिन पे फोकस किया गया है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है। हजीरा गोथनगम न्यू रेल लाइन जो कि गुजरात में है, बिलासीपारा गुवाहाटी रोड जो कि असम में है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है नासिक महाराष्ट्र में, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल एनक्लेव एट बिहता एयरपोर्ट जो कि पटना बिहार में है। ऑलराइट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल एनक्लेव एट बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, राइट, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि आपका गैलेथिया बे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये लोकेशन है इन 6 प्रोजेक्ट्स की, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक इंफोग्राफिक आपको दिया है जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, इसमें क्या क्या चीज है देखिए। रोडवे कनेक्टिविटी, ठीक है, अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट्स, तो एयर ट्रैवल आ गया आपका। लगभग 16,000 टन का आपको कार्गो इंक्रीज करना है थ्रू रेलवेज, तो रेलवे का कंपोनेंट आ गया। देन ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी यहाँ पे काम है, बिजली के बिना तो ये सब चीजें चलेंगी नहीं ना, तो ट्रांसमिशन नेटवर्क का यहाँ पे लगभग 4.5 लाख किलोमीटर का एक सर्किट बनेगा। देन आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस है, 225 गीगावाट का इनको टारगेट है 2025 तक। और 4G की कनेक्टिविटी, तो बेसिकली देखिए केवल ट्रांसपोर्ट का मीडियम ही नहीं, उस ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, चाहे वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। बट मेजॉरिटी आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा मेन फोकस है। क्लियर?
चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सिक्किम में बहुत नया एक एयरपोर्ट स्टार्ट किया गया, उसका नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। तो आप सब यूट्यूब देखते हैं, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, है ना, और सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, और वो नई नई आपकी कंटेंट क्रिएशन करते रहते हैं। तो उन लोगों को रिसेंटली भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक नेशनल डिजिटल क्रिएटर अवार्ड हुआ था, उसमें सम्मानित भी किया था। तो मोदी जी का एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में क्रिएट हो, जिससे इंडिया का नाम भी बढ़ा हो। उसी के तहत, उसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज स्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, और ये स्टार्ट किया गया क्योंकि अभी आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होगा, ठीक है, तो उसी के रनअप में ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब समझते हैं थोड़ा पर्पस क्या है। तो बेसिकली जो क्रिएटर इकोनॉमी है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएम मोदी हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड। इसमें जितने भी आपके फेमस यूट्यूबर्स हैं, जैसे आप बियर बाइसेप जानते हो, उनको कुछ अवार्ड मिला था। ये यूट्यूब पे वीडियो भी काफी चर्चित हुआ था, है ना। तो ये था आपका, और अभी आपका जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होने वाला है, ये गोवा में होगा। ठीक है, कब होगा? नवंबर 20 एंड 24 में। तो ये डेट याद रखिएगा, कौन से समिट की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है उसी दौरान, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये हर साल होता है, गोवा में ही होता है ये, और इसमें अलग अलग जो सिनेमास के अच्छे काम किए उनको अवार्ड दिया जाता है, राइट। और इस पूरे इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, कॉल फॉर डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी इन्होंने 78वें इंडिपेंडेंस डे में भी इसके ऊपर 2-3 लाइनें बोली थी। ठीक है, तो आपको ये इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन ध्यान रखिएगा, और इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट है आपका जो न्यूज था, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट पोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्चेस स्किलिंग प्रोग्राम एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आज के सेशन में रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट, वाटरवेज, सारी चीजों पे हमको ध्यान देना है ना। तो रिसेंटली जो हम ये जो मिनिस्टर है, ये किसके मिनिस्टर है? पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, पोर्ट अथॉरिटी विजिट किए थे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है, नियर मुंबई। ठीक है, और इन्होंने इनॉग्रेट 3 चीजें भी की, 3 लेक ब्यूटिफिकेशन एंड रेजुविनेशन प्रोजेक्ट इन द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में इन्होंने ये 3 लेक को भी स्टार्ट किया है, इसके ब्यूटिफिकेशन पे काम करने की बात कही गई है। ऑलराइट, और ये जो 3 लेक हैं, ये फेमस पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड है। इनमें से एक है आपका सेंट ज्ञानेश्वर महाराज, सेंट एकनाथ महाराज एंड सेंट नामदेव महाराज। ये तीनों आपके काफी फेमस सेंट थे, हिस्ट्री में इनके बारे में हम पढ़ते भी हैं। ऑलराइट, ये नाम याद रखिएगा। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये कब बना था? ये स्टार्ट हुआ था 26 मई 1969 को। ठीक है, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया आफ्टर मुंड्रा पोर्ट। सबसे बड़ा क्या है? मुंड्रा पोर्ट है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, जो कि आपका गुजरात में है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट का एक और नाम है, वो नाम क्या है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, देखिए इसमें 2 चीजें और हुई थी। इन्होंने वाधवांत स्किलिंग प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। व्हाट्सएप चैटबॉट है जो कि, है ना, और इसको किसने डेवलप किया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने, पोर्ट अथॉरिटी ने, जेएनपीए शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये चैटबॉट का पर्पस क्या रहेगा? ये बेसिकली बताएगा वाधवान पोर्ट के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन देगा, कैसे वहां जाना है, ठीक है, क्या क्या वहां चीजें, पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन रहेगी। अब आते हैं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन पोर्ट्स का। तो यहाँ पे मैंने एक मैप दिया है, यहाँ पे इंडिया के जो भी मेजर पोर्ट्स हैं मेंशन्ड है। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में फोकस करिए तो यहाँ पे आपका मुंबई के नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, और इसी से 111 किलोमीटर ऊपर आपका बन चुका है वाधवान पोर्ट। बेसिकली वाधवान पोर्ट को क्यों बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एक कैपेसिटी, इसमें इतने कंटेनर या कार्गो शिप आ सकते हैं, तो उसका थोड़ा लोड हटाने के लिए ये आपका वाधवान पोर्ट बनाया गया, जो कि अगेन आपका महाराष्ट्र में है।
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से नॉर्थ में 111 किलोमीटर। देखिए अब रेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे गुजरात का कांडला पोर्ट हो गया, है ना, आपका यहाँ पे मोरमुगांव पोर्ट हो गया, कर्नाटका में आपका मैंगलुरु पोर्ट हो गया, केरला में कोची पोर्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, ये देखिए तमिलनाडु में आपका टूटिकोरिन है, चेन्नई में आपका, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, एनोर पोर्ट है, जिसे कामराजर पोर्ट भी बोला जाता है, जो अभी रिसेंट था, काफी पहले, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ। देन आंध्रा में आपका विशाखापट्टनम और उड़ीसा में पारादीप एंड कलकत्ता में कोलकाता पोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टेट्स याद रखिएगा, कौन से पोर्ट्स किस स्टेट में है। इसमें और भी फर्दर बाइफर्केशन होते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट्स और मैन मेड नेचुरल पोर्ट्स होते हैं, वो हम कभी और किसी सेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज थी आपकी द आरंभ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन पंजाब। एम क्या है इसका? एनहांसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखिए अभी हमारी कुछ टाइम पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काफी फोकस किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब ने आरंभ प्रोग्राम चालू किया है। ठीक है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग आंगनवाड़ी सेंटर। जो गांव वगैरह में स्कूल्स होते हैं, वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर्स बोला जाता है उनको, वहां बच्चे जाके अपनी बेसिक एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, कभी आप लोग गांव वगैरह जाएंगे तो आपको हमेशा वहां पे एक आंगनवाड़ी सेंटर मिलेगा। ऑलराइट, इसमें स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट से क्या होता है, मतलब इतने छोटे बच्चे को आप ये तो नहीं सिखाओगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीशियन कैसे बनना है, तो उनको कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। और उससे क्या होता है, छोटी उम्र में अगर आप सिखाओगे ना, तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, प्री न्यूमरेसी, सोशल इमोशनल स्किल, ये सारी चीजें डेवलप होती है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करना, उनको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, तो काफी सारी चीजें उनको उनकी दिमाग के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। पॉलिसी का अलाइनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इस पॉलिसी का अलाइनमेंट जो अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुई थी, उसी पे ये बेस्ड है आपका। देन करिकुलम अलाइनमेंट, इसका जो करिकुलम है वो कैसा रहेगा, जिसमें पेरेंट्स और जो एजुकेटर्स होंगे वो आपकी जो स्टेट की करिकुलम है उस पर बेस्ड उनको एक्टिविटीज करनी होंगी, जो कि ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों को होमवर्क के तौर पे भी दे सकते हैं, जो कि बच्चे घर जाके भी उन चीजों को कवर कर सकते हैं। इस टाइप से बोलते हैं लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी, लर्निंग बेस्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, वो चीज यहाँ पे सिखाया जाएगा। देन लर्निंग एनवायरनमेंट, देखिए यहाँ पे बेसिकली प्ले बेस्ड लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, खेल खेल में चीजों को सिखाओ बच्चों को, राइट। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और इसमें ये भी है, पेरेंट्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको भी एंगेज करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया और चले गए, ऐसा नहीं, आप भी यहाँ पे आइए, उनके साथ रुकिए और उनको चीजें सिखाने में हेल्प करिए। नेशनल इनिशिएटिव अलाइनमेंट इसका क्या है, देखिए, इट इज अलाइंग विद द नेशनल इनिशिएटिव। कुछ आपकी जैसे आधारशिला हो गई, या पोषण भी पढ़ाई भी, जो कि न्यूट्रिशन पे फोकस करता है ना, तो जो कि किसका इनिशिएटिव है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीज कंपोनेंट्स भी इसमें रखी जाएंगी। तो ओवरऑल आप समझ गए आराम इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, ये दो चार चीजें आपको इसमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू बी प्लेड इन 2026 एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो पहली बार होने वाला है वुमेन्स टेस्ट मैच, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा। और कहां पे होगा? इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। सबसे फेमस ग्राउंड ये माना जाता है क्रिकेट के लिए, ठीक है। और 2026 में होगा, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, न्यूज है ये। नेक्स्ट है आपका अगेन हमारे जो स्टार जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी, ये सेकेंड आए हैं इन मेंस जैवलिन थ्रो एट लॉसेन डायमंड लीग 2024। सो इन्होंने 89 मीटर्स के अराउंड इन्होंने फेंका है थ्रो। और जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो आए हैं एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा। इन्होंने 90 मीटर टच किया। हमारे जो थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी अभी तक 90 के मार्क को अभी तक टच नहीं कर पाए हैं, बट हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसको क्रॉस करें एंड अगले ओलंपिक्स में हमें गोल्ड दिलाएं, ठीक है। और जो थर्ड आए हैं वो आए हैं जूलियन वेबर ऑफ जर्मनी, इन्होंने 87 मीटर्स फेंका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग। पिछले सेशन में हमने क्या कवर किया था? योगिस्मिता, है ना, अस्मिता। उसमें हमने योग पे फोकस किया था, जो कि आपके ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली आपका वेस्ट जोन का हुआ है, कहाँ पे, 25 अगस्त को इन उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, तो उत्तर प्रदेश के गॉडविन पब्लिक स्कूल जो कि मेरठ में है, यहाँ पे ये इवेंट हुआ है। ये 4 दिन का रहेगा, 27 अगस्त से तक ये इवेंट आपका होने वाला है। ठीक है, और जो भी वेस्ट जोन के स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये सब यहाँ के वुमेन जो एथलीट्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। वुमेन स्पोर्ट्स, वुमेन एजुकेशन, इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है ना। और देखिए इसका रिजल्ट भी आपको दिख रहा है, हमारे अभी ओलंपिक में ही हमारी बहुत सारी वुमेन एथलीट्स ने प्राइज मेडल्स भी जीते हैं। ठीक है, और आगे भी हमारे को पता है कि ऐसे अगर हमने प्रॉपरली उनको चीज़ें फंडिंग की, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम और उन चीज़ों में उन पे मेहनत की, तो ज़रूर इंडिया का नाम रोशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडल्स लेके आएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उस दिशा में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ ओबिचुरी है, फॉर्मर केरला हॉकी प्लेयर राज गोपाल जी ही पास्ड अवे। ये केरला के आलापुजा में इनका डेथ हुई है। ही वॉज 73 ईयर्स ओल्ड और ये फॉर्मर केरला स्टेट हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, सो ही इज़ द पर्सन और इनकी डेथ हुई है। तो ये नाम याद रखिएगा, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये किस चीज़ के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ अगेन, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू गेट न्यू फीमेल डायरेक्टर। अभी प्रेजेंट में कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंदिरा नूई जी। ठीक है, जिनका 6 साल का टर्म अभी रिसेंटली खत्म हो रहा है। शी इज द लेडी इंदिरा नूई, और ये आप सबको पता है कि ये पेप्सिको की चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। कब से कब तक? 2006 से 2018 तक ये पेप्सिको की चेयरमैन है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है ना, और ये चेन्नई में पैदा हुई थी। शी इज अमेरिकन इंडियन। ऑलराइट, तो ये देखिए, इनको ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते, एनडीएमए टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर। एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप मुझे एक चीज बताइए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किस एक्ट के तहत हुआ था और वो एक्ट किस ईयर में आई थी? ये दो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलराइट, सी देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज सुनी होगी, एक टर्म होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लोफ बोलते हैं जिसे शॉर्ट में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें इसका मतलब क्या होता है, हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसी लेक्स, ग्लेशियल लेक्स होती है जिसमें सडनली पानी के लेवल बढ़ने से वो नीचे पूरा पानी रश करता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। आपने न्यूज सुनी होगी कुछ टाइम पहले, ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो पूरा तबाह हो गया था। सिक्किम में भी ऐसे ही कुछ टाइम पहले ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था। तो ये हर साल का फिनोमेना बन गया है, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। राइट, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो हिमालयन एरियाज में बहुत सारे इस टाइप की घटनाएं हो रही थी, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फाइनलाइज किया है, 189 हाई रिस्क एरियाज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ऑलराइट, जिसपे इनको पूरी रिसर्च करनी है और इन पे निगरानी रखनी है। ठीक है, अब देखिए, जो नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम NGRMP, इसको 25 जुलाई को यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, जिसके तहत इन ग्लेशियर्स पे हमको नजर रखनी है और ऐसे घटनाएं ना घटें जिससे लोगों की डेथ्स हो, है ना, प्रॉपर्टी लॉस हो। तो इन चीज़ों पे, इस प्रोग्राम के तहत सारी चीज़ों पे हमको काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है ग्लोफ का और एक ग्लेशियर लेक से क्या चीज़ें होती हैं। पहले यहाँ पे देखिए, जो ग्लेशियर लेक्स होती है बेसिकली वाटर बॉडीज फॉर्म फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर की मेल्टिंग से जो आपकी वाटर बॉडी बनती है उसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जब इन लेक, ये जो लेक है ग्लेशियर लेक, इनसे सडनली पानी नीचे गिरता है। ठीक है, और वो क्यों गिरता है? बिकॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से, ग्लेशियर जो पिघल रहा है तेजी से, उसकी वजह से वाटर लेवल राइज होता है और वो नीचे, पूरा नीचे बह जाता है, और जिसकी वजह से जो नीचे लोअर एरियाज में लोग रह रहे हैं, है ना, लोग अब पहाड़ों की पीक पे तो आके नहीं बसेंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्लेन एरियाज पे आएंगे तो उन वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। क्लियर? आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, जैसे ये ग्लेशियर ये यहाँ से मान के चलो, ये पिघल रहा है और ये इसमें गिर रहा है ना, ये जो लेक बनी है आपकी, इसमें गिर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पानी राइज होगा, और ये राइज होते ही जब ये लेवल क्रॉस कर देगा, यहाँ से पूरा पानी नीचे की ओर गिर जाता है। और ये सारी चीजें ना अचानक होती हैं। ठीक है,
तो इस वजह से फ्लडिंग आती है। देखिए इंडिया में लगभग 7500 ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालयाज में, तो अब इतने सारे लेक्स पे कैसे निगरानी रखी जाएगी? तो यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, क्योंकि कुछ ही टाइम होता है जहाँ पे आप ये लेक पे निगरानी रख सकते हो, क्योंकि एक तो बहुत ही रफ टेरेन में इनका पोजीशन है, आप ऐसे घूमते फिरते नहीं जा सकते हो, राइट? सो काफी चैलेंजिंग होता है ड्यू टू देयर रिमोट एंड इनहॉस्पिटेबल लोकेशन, ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी ड्यूरिंग द ब्रीफ जुलाई टू सितंबर पीरियड। तो 2-4 महीने मिलते हैं जुलाई से सितंबर, और ऐसे लोकेशन में जहाँ कोई इंसान रह ही नहीं सकता है। तो इसकी निगरानी करने के लिए देखिए अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही, चाहे वो ड्रोन का यूज़ हो या सेंसर्स का यूज़ हो, ये सब इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा और इतनी लेक्स पे नज़र रखी जाएगी ताकि हम ऐसी घटनाओं को रोक सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ये नाम का बार बार आ रहा है, आप नोटिस कर रहे होगे ना, तो इसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा। इन्होंने कंसर्न रेज किया है ओवर 8.5 बिलियन रिलायंस डिज्नी मर्जर का। तो रिलायंस और डिज्नी का मर्जर हो रहा है, उस मर्जर का जो अमाउंट बता रहे हैं इट इज 8.5 बिलियन डॉलर। तो सीसीआई बोल रहा है कि इस मर्जर से क्या होगा, इट कुड हार्म कंपटीशन बाय गेटिंग कंट्रोल ओवर ऑल क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ठीक है, आप सबको पता है अभी जियो वगैरह पे आपके जो क्रिकेट्स वगैरह आ रहे हैं ना, और डिज्नी हॉटस्टार पे भी आते हैं, तो होगा क्या अगर दो कंपनी मर्ज हो जाएंगी, तो एक ही कंपनी की मोनोपोली बन जाएगी कि मेरे ही चैनल पे सारे क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, जो कि कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है। कंपटीशन कब होगा, जब 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी रहे, है ना? अब उससे क्या होगा, अगर एक ही आदमी के पास या एक ही कंपनी के पास उसके सारे राइट्स हैं, वो क्या करेगा, 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन बढ़ा के बोल देगा 1000 रुपए। अब आपको पता कहीं और मैं देख ही नहीं सकता हूं, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एंटी कंपटीशन प्रमोट करता है, और जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेन पर्पस है कि लोगों का या कंपनीज का मोनोपोली ना रहे, एक हेल्दी कंपटीशन रहे जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसका पर्पस क्या है, एनफोर्सेस द कंपटीशन एक्ट 2002। इसी एक्ट के तहत ये एक बॉडी फॉर्म हुई थी। इसका पर्पस है टू प्रमोट कंपटीशन एंड प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट नेगेटिवली इंपैक्ट कंपटीशन, राइट? की फंक्शन क्या है इसका, इन्वेस्टिगेट्स केसेस अफेक्टिंग कंपटीशन, अप्रूव मर्जर टू प्रिवेंट मार्केट डोमिनेंस, राइट? मर्जर वगैरह होगा नहीं होगा ये डिसाइड करती है। ये 14 अक्टूबर 2003 को स्टैब्लिश की गई थी, ये डेट याद रखिएगा। और 2009 से ये फुल्ली फंक्शनल है। इसके पहले जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था ध्यानेंद्र कुमार, और जो करंट चेयरपर्सन है शी इज रवनीत कौर, जिनको 2023 में रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स सीसीआई के बारे में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड वोल्केनो इरप्ट्स स्पूइंग लावा फाउंटेन्स फ्रॉम द रेगजेंस पेनिनसुला। ठीक है, तो यहां पे आइसलैंड में एक वोल्केनो है जो कि इरप्शंस हो रहे हैं, मींस इट इज एन एक्टिव वोल्केनो, ऑलराइट। और बताया जा रहा है कि ये जो वोल्केनो है ये डॉर्मेंट था 800 सालों से, और अचानक से इसमें लावा इरप्शन होने लगा। तो कुछ कह नहीं सकते अर्थ के अंदर क्या हो। अभी हम जिस चीज को डॉर्मेंट बोल रहे हैं ना, देखिए वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है डॉर्मेंट, तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट में कभी इरप्शन नहीं होगा, एक्टिव जिसमें लगातार हो रहा है, डॉर्मेंट मतलब जिसमें पॉसिबिलिटी है होने की, और वही हुआ 800 साल बाद यहाँ पे इरप्शंस हुए। ठीक है, तो ये देखिए यहां देख लेते हैं रेगजेंस पेनिनसुला कहां पे है। इट इज लोकेटेड ऑन द मिड अटलांटिक रिज, टेक्निकली द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। टेक्निकली देखा जाए तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। आप बोलोगे सर हमने तो कुछ और पढ़ा है, ये सबसे बड़ा माउंटेन रेंज तो कोई और है, ये कैसे हो सकता है? रीजन है टेक्निकली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन अटलांटिक ओशन के नीचे है। ठीक है, पानी के अंदर है ये, ओशन फ्लोर पे। इस वजह से अगर उसको भी हम कंसिडर कर लें तो ये टेक्निकली सबसे बड़ा माउंटेन रेंज हो जाएगा। ऑलराइट, आइसलैंड में लगभग 33 एक्टिव वोल्केनोज हैं, द हाईएस्ट इन यूरोप। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। अब समझते हैं थोड़ा इसको। अच्छा, एक और चीज बोलते हैं इसको, लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी बोलते हैं। आइसलैंड नाम में ही आइस है, पूरा बर्फ से ढका ढका रहता है, और वहां पे सोचो इतने सारे वोल्केनो, इस वजह से इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस बोलते हैं। लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। सबसे पहले आप ये वाला मैप देखो, आइसलैंड का लोकेशन। सो ये आपका यूरोप है ना, और यहाँ पे आपका आइसलैंड है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो आइसलैंड है ये, यहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका अटलांटिक ओशन है,
ऑलराइट। तो ये जो माउंटेन रेंजेस बता रहे हैं ऐसे तक है पूरा, ये आधा समंदर के नीचे भी है। अब आइए इसको जरा जूम इन करते हैं तो आपको ये दिखेगा ये, राइट। तो ये आपका जो ये ऐसे शेप बाहर निकला इसे बोलते हैं रेगजेंस पेनिनसुला, ऑलराइट। और यहाँ पे ये जो वोल्केनो जिसका नाम है फैग्रा डेल्स फॉल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। तो यहाँ पे ये वोल्केनो जो इरप्ट हुआ था, यहाँ पे याद रखिएगा आइसलैंड की जो कैपिटल है दैट इज रेगजाविक, राइट। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, कहाँ पे लोकेटेड है, कोई से ओशियन में है ना, कैपिटल क्या है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट है आपका 90 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान बिकम्स अ न्यू लैंडमार्क इन टेक्सास। तो टेक्सास यूएसए में एक स्टेट है जहां पे 90 फुट ऊंचा ये हनुमान जी का मूर्ति ऐसे स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, कहां पे है, यूएसए के टेक्सास स्टेट में, ऑलराइट। और ये बताया जा रहा है दिस इज द थर्ड टॉलेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू है यूनाइटेड स्टेट में। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है। उसके बाद द पेगासस एंड ड्रैगन स्टैचू इन फ्लोरिडा, एंड उसके बाद आपकी स्टेट स्टैचू ऑफ यूनियन, ठीक है। एंड दिस इज द टॉलेस्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड द टॉलेस्ट इन टेक्सास, इंडिया के बाहर सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है ये। द प्रोजेक्ट वॉज द विजन ऑफ श्री चिन्ना जयार स्वामी जी, राइट। इन ये पद्म भूषण अवार्डी हैं, इनका एक विजन था कि यहाँ पे भी ये एस्टेब्लिश हो। पर्पस क्या है, टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल एपिसेंटर फॉर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या के लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाने का इनका पर्पस था, जिसकी वजह से इन्होंने ये मूर्ति की स्थापना की बात की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। इंडियन, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर, इंडिया का जो रिलीजन है वो बहुत तेजी से ग्लोबल लेवल पे फैल रहा है और बाहर के लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जानने के इच्छुक हैं। आप जानते हो कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, जैसे नीम करौली बाबा का, तो वहाँ पे बहुत फेमस आपके फेसबुक के जो फाउंडर थे, एप्पल के जो फाउंडर थे, सब वहाँ पे आके उन्होंने वो एक क्लैरिटी ली थी और जिसके बाद इन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया। तो इंडिया का जो बोलते हैं ना ये रिलीजियस जो आउटलुक है ये बहुत मतलब बोलते हैं प्योर है और लोगों को अपने आप अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आईईसी कैंपेन ऑन पीएम जनमन मिशन। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, पीएम जनमन मिशन। तो इसका पर्पस क्या है, देखिए, इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम दैट एम्स टू ब्रिंग ट्राइबल कम्युनिटीज टू द मेन स्ट्रीम। जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो काफी बैकवर्ड है, वो अभी भी पुराने टाइम में जी रहे हैं, उन पे टेक्नोलॉजिकल जो एक्सेस है वो नहीं है ना, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर है। तो ऐसे लोगों को अच्छी मेन स्ट्रीम जो दुनिया है उससे जोड़ा जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको हेल्थ प्रोवाइड की जाए। तो ये पर्पस है इस स्कीम का। सो जो आपकी आईसी है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इनका कैंपेन है पीएम जनमन मिशन इज बीइंग लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है, टू रेज अवेयरनेस एंड एंश्योर द सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन पीवीटीजीज एरिया। पीवीटीजी क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से भी जो ज्यादा पिछड़े, ज्यादा बैकवर्ड और ज्यादा वल्नरेबल ट्राइब है उन्हें बोलते हैं पीवीटीजीज। और लगभग ऐसे 75 पीवीटीजीज पूरे इंडिया भर में, ठीक है, इंडिया में इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए जनमन स्कीम का जो पर्पस है जो मैंने आपको बताया, इसमें 11 बेसिक एमिनिटीज, चाहे हाउसिंग हो, सबको पक्का घर, हर घर नल हो, गांव गांव तक सड़क हो, हर घर बिजली हो, राइट, शिक्षा के लिए हॉस्टल हो, कौशल विकास हो, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, अगेन हेल्थ, सबको सबका पोषण, न्यूट्रिशन, ऑलराइट, उन्नत आजीविका, दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क। ये सारी कुछ फैसिलिटीज हैं, 11 एमिनिटीज पर फोकस करता है। 24,000 करोड़ का इसका एलोकेशन है और लगभग 9 मिनिस्ट्रीज मिलकर साथ में यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। फॉर द स्पेसिफिक 24,104 करोड़ के आसपास इसका पूरा एलोकेशन है। तो ये आपकी होगी जनमन स्कीम के बारे में, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपके रिवीजन क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 वाज लॉन्च्ड इन द रन अप टू विच ग्लोबल समिट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका,
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के साथ इसको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही, इसके बाद ही आपके, इस कैंपेन के बाद ही आपका ये इवेंट होने वाला है। कहाँ होगा? गोवा में। ठीक है, नवंबर में। क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाट पोजीशन डिड नीरज चोपड़ा सिक्योर इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट लॉसेन डायमंड लीग 2024? तो ये इनको सेकंड पोजीशन आई है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग वेस्ट जोन बीइंग हेल्ड? तो हमने देखा मेरठ, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, सी। ऑलराइट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आरंभ इनिशिएटिव? तो क्या है इसका प्राइमरी फोकस? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। किस स्टेट ने लॉन्च किया है? पंजाब। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल बजटरी आउटले फॉर द पीएम जनमन मिशन? क्या मैंने आपको बताया? 24,104 करोड़ रुपए का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। सॉरी, आंसर यहां पहले से विजिबल है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द 90 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान अनवील्ड नियर ह्यूस्टन टेक्सास? तो क्या है उसका नाम? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। क्लियर? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऑलराइट, और नेक्स्ट सेशन में हम 25 अगस्त का कवर करेंगे, और आपके नेक्स्ट वीकली जो अभी आने वाले हैं वीकली करंट अफेयर, उसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। जो भी बच्चे वर्किंग है, जो डेली करंट अफेयर नहीं देख सकते, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम रिवीजन तौर पे भी करेंगे। तो जो बच्चे डेली देख भी रहे हैं, उनको भी वो देखना है। आपका एक रिवाइज हो जाएगा हफ्ते भर का। ठीक है, चलिए, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और मैं आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।